हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत आपके सामने फिर से लेकर उपस्थित हुआ हूँ 12th क्लास केमिस्ट्री। इस 12th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन फर्स्ट, और वो है अपना ठोस अवस्था या सॉलिड स्टेट। अब देखो, अपन ने ठोसों की अपूर्णताओं की बात की है, ठोसों के दोष के बारे में बात की है। अब देखो, जितने भी प्रकार के दोष हैं ना, उन दोषों में अपन सभी को, जितने दोष मैंने यहाँ पर बताए हुए हैं, सबको अपन विस्तार से पढ़ चुके हैं। बस क्या है, वो थोड़े से इधर उधर अव्यवस्थित हो रखे हैं, तो उनको अपन एक चार्ट के माध्यम से यहाँ पर जमा लेंगे, ठीक है ना। तो अब ये अपन को आगे जब भी अपन उन दोषों को पढ़ेंगे तो इसी चार्ट के माध्यम से उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है। अब देखो, ठोसों में अपूर्णताओं की बात करें, दोष की बात करें, तो ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बिंदु दोष और एक होता है रेखीय दोष, है ना। इन दोनों को अपन ने अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब बात करते हैं बिंदु दोष के बारे में। तो ये जो बिंदु दोष है ना, इसको आगे फिर से अपन दो भागों में बांट देंगे, तीन भागों में, ठीक है ना। बिंदु दोष जो होता है, इस बिंदु दोष को अपन फिर से तीन भागों में बांटेंगे, 1, 2 और 3। अब देखो, तीन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है स्टोइकियोमेट्री दोष, दूसरा होता है नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष, और तीसरा होता है अशुद्धता दोष। इन तीनों के बारे में भी अपन पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं स्टोइकियोमेट्री दोष के बारे में। तो स्टोइकियोमेट्री दोष जो होता है ना, ये चार प्रकार के होते हैं। देखो, एक तो होता है रिक्तिका दोष। क्या होता है? रिक्तिका दोष होता है। दूसरा होता है अंतराकाशी दोष, तीसरा होता है फ्रेंकल दोष, और चौथा होता है शोटकी दोष, ठीक है ना। यानी कि स्टोइकियोमेट्री दोष जो होता है, ये चार प्रकार का होता है। रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, फ्रेंकल दोष और शोटकी दोष होता है। और बात करते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्री की। तो नॉन स्टोइकियोमेट्री जो होता है ना, ये होता है दो प्रकार का, ठीक है। एक होता है धातु आधिक्य दोष, ठीक है, और दूसरा होता है धातु न्यूनता दोष, ठीक है ना। और अशुद्धता दोष का कोई प्रकार यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपने जो है, अपन ने ठोसों में अपूर्णताएं या दोषों के बारे में पूरी चीजें पढ़ ली है। सारे के सारे दोष भी पढ़ लिए हैं, पर वो थोड़े से अव्यवस्थित थे, क्योंकि पुरानी बुक में जो है ना, पुरानी बुक में अपने थोड़े से अव्यवस्थित हो रखे थे। वो कुछ को कहीं और दे रखा था, कुछ को कहीं और दे रखा था। तो अब अपन क्या करेंगे, जब भी दोषों को पढ़ेंगे तो इसी चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस चार्ट को तुम लोग अच्छे से बना लोगे। उसके बाद जो है अपन अगला टॉपिक यहाँ पर अपन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये दोष में जो भी अपनी प्रॉब्लम थी वो तो अपन ने सोल्व कर ली है, ठीक है ना। अब इससे आगे वाला जो टॉपिक है ना, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को दे दूँ। वैसे तो इसको भी जो है वीडियोज के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा दिया गया था, नोट्स बना लिए होंगे अपन ने, ठीक है। तो उन्हीं को अपन थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। देखो, अगला टॉपिक अपना यहाँ पर है, और वो है विद्युत चालकता के बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है ना। यानी कि विद्युतीय गुणों के बारे में बात करेंगे। ठोसों के अंदर विद्युतीय गुण, कहां पर? ठोसों में, ठीक है। तो ठोसों में विद्युतीय गुण के बारे में बात करेंगे। अब देखो भाई, विद्युतीय गुण का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी ठोस पदार्थ अपने अंदर से विद्युत का चालन होने देता है या नहीं होने देता है। चालन का सिंपल सा मतलब होता है कोई भी ठोस पदार्थ अपने अंदर से विद्युत को गुजरने देगा या नहीं गुजरने देगा। इस आधार पर ठोस पदार्थों को अपन मुख्यतः तीन भागों में बांटते हैं। कोई भी ठोस पदार्थ अपने अंदर से विद्युत को प्रवाहित होने देगा या नहीं होने देगा, या विद्युत का चालन होने देगा या नहीं होने देगा, इस आधार पर अपन ठोसों को मुख्यतः तीन भागों में बांटते हैं। एक होता है चालक, एक होता है कुचालक, और एक होता है अर्धचालक, ठीक है ना। तो ये तीन पदार्थ होते हैं, तीन प्रकार के ठोस होते हैं चालकता के आधार पर। कौन कौन से होंगे? चालक हैं, कुचालक है और अर्धचालक है। इनमें से अपन को इस पाठ के अंदर है ना, अर्धचालक के बारे में विस्तार से जानकारी लेनी है, ठीक है ना। तो पहले तो अपन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपना अर्धचालक को यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है भाई। चलो, तो यहाँ पर बात करते हैं अपन चालकता के आधार पर। ठोस निम्न तीन प्रकार के होते हैं, बस यही चीज लिखनी है। चालकता के आधार पर ठोसों को, चालकता के आधार पर ठोसों को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकृत
किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। ठीक है ना। अब तीन भाग कौन कौन से हैं? तो एक तो है चालक, ठीक है, दूसरा हो जाएगा अर्धचालक और तीसरा हो जाएगा कुचालक। कुचालक। अब देखो कुचालक को ही अपन एक और नाम देते हैं, याद हो तो अपन को, इसको बोलते हैं विद्युत रोधी। विद्युत रोधी भी बोलते हैं, या इसी को एक और नाम देते हैं, इसको अपन अचालक भी कहते हैं भाई। तो तीनों में से कोई सा भी नाम आ सकता है ना, तीनों में से कोई सा भी नाम अपने सामने आ सकता है। ठीक है। तो ये किस आधार पर बांटा है अपन ने? चालकता के आधार पर बांटा है। अब किसकी कितनी चालकता होती है ये बात अपन को यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो देखो ये जो चालक होते हैं ना, इन ठोसों की चालकता परास होती है 10⁴ से 10⁷ प्रति ओम प्रति मीटर। ठीक है ना। तो वे ठोस जिनकी चालकता परास 10⁴ से 10⁷ प्रति ओम प्रति मीटर हो, वे ठोस जिनकी चालकता परास 10⁴ से 10⁷ प्रति ओम प्रति मीटर हो चालक कहलाते हैं। चालक कहलाते हैं। ठीक है। यानी चालकता का आधार पर बटा है इनको। चालकता जिनकी ज़्यादा होगी, ज़्यादा कितनी है? 10⁴ यानी 1 के 4 बिंदी लगा दो 10,000 के आसपास। ठीक है। 10⁷ यानी 1 के 7 बिंदी लगा दो, इतना सारा। ठीक है ना। तो 10⁴ से 10⁷ के बीच में यदि चालकता परास है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे? चालक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? चालक। और आपको पता होना चाहिए कि चालकों की बात करें तो धातुएं सबसे अच्छी चालक होती हैं। धातुएं क्या होती है? सबसे अच्छी चालक होती है, और उनकी चालकता परास सबसे ज़्यादा होगी। ज़्यादा कितनी? 10⁷ प्रति ओम प्रति मीटर होगी। ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे अपने यहाँ पर कि धातुओं की चालकता कोटि, धातुओं की चालकता 10⁷ प्रति ओम प्रति मीटर होती है, अर्थात धातुएं सर्वोत्तम चालक होती हैं। सर्वोत्तम चालक होती है। ठीक है। तो सबसे अच्छा चालक पदार्थ कौन है? धातुएं। ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं अर्धचालक के बारे में। तो इसमें बात करेंगे अपन कि वे ठोस जिनकी चालकता परास 10⁻⁻⁶ से 10⁴ प्रति ओम प्रति मीटर हो अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक कहलाते हैं। और अर्धचालकों का भी मैं उदाहरण आपको बता दूं, कौन कौन है? एक सिलिकॉन है, एक जर्मेनियम है। इन दो को मुख्य रूप से आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करें कुचालक के बारे में, तो भाई कुचालक जो होते हैं ना, इनकी चालकता बहुत कम होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी लिख देते हैं अपन, वे ठोस जिनकी चालकता परास बहुत कम, और बहुत कम कितनी? 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 माइनस में ध्यान रखना। ठीक है। प्रति ओम प्रति मीटर होती है, कुचालक कहलाते हैं।
कुचालक कहलाते हैं। ठीक है, चलो, तो इस प्रकार से विद्युतीय गुणों के आधार पर ठोस पदार्थों की बात करते हैं तो चालकता के आधार पर ठोसों को 3 भागों में बांटा है, चालक, अर्धचालक और कुचालक, जिनकी चालकता परास 10⁴ से 10⁷ प्रति ओम प्रति मीटर होगी, वो क्या होगा, चालक कहलाएंगे। जिनकी चालकता परास कम होगी, कम कितनी, तो 10⁻⁻20 से 10⁻−10 प्रति ओम प्रति मीटर है, तो वो क्या कहलाएगा, कुचालक कहलाएगा। और इन दोनों के बीच में यदि चालकता परास है, कितनी है, 10⁻⁻6 से 10⁻4 प्रति ओम प्रति मीटर है, तो ये क्या कहलाएगा, अर्धचालक कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन को यहाँ पर बात करनी थी। ठीक है ना, तो एक सिंपल सी बात अपन ने यहाँ पर कर ली है। अब आपको पता है कि इन तीनों में से विद्युत का चालन कौन करता है, तो विद्युत का चालन करता है या तो कौन करेगा, चालक, या कौन करेगा, अर्धचालक। ये तो विद्युत का चालन करेगा नहीं क्योंकि तो कुचालक है ना, विद्युत का चालन नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसकी चालकता बहुत कम होती है। ठीक है ना, तो ये विद्युत का चालन नहीं करेगा, केवल कौन करेगा, चालक और अर्धचालक। ठीक है ना, तो इन्हीं दो के बारे में अपन को यहाँ पर पढ़ना है विस्तार से। ठीक है ना, तो यहाँ तक की चीज़ें आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, और बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ, धातुओं में विद्युत चालकता के बारे में बात अपन यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है ना, चलो, देखो यार, अगला टॉपिक अपना यहाँ पर धातुओं में विद्युत चालकता। अब देखो यहाँ पर जो है ना, ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल सी बात अपन को ध्यान रखना है कि धातुएं जो होती है ना, इनमें जो चालन होता है विद्युत का, वो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है। धातुएं जो होती है इनमें क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जब गति करते हैं ना, तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण क्या होता है, यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉनों की गति जिस दिशा में होती है ना, उसकी विपरीत दिशा में क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे अपन, क्या लिखना है, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इन इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण, इन इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण धातुओं में विद्युत चालकता उत्पन्न होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की गति, इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में धातुओं में, या चालक बोल सकते हैं, धातु या चालक में विद्युत का प्रवाह होता है। विद्युत का प्रवाह होता है। ठीक है भाई, तो ये बात अपनी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और आगे बात करते हैं। तो ये जो चीज़ है अपने पास, इस चीज़ को कि धातुओं के अंदर किस प्रकार से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इस चीज़ को अपन समझते हैं किससे, चालकता बैंड सिद्धांत से। किससे समझते हैं, बैंड सिद्धांत के माध्यम से अपन इसको समझते हैं। ठीक है, चलो, तो ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे।
तो ये था अपना धातुओं में विद्युत चालकता के बारे में बात। अब बात कर लेते हैं अपन, धातुओं में हो गया है, अब बात करते हैं अर्धचालकों के अंदर। तो टॉपिक ही डालना है बस कि अर्धचालकों में विद्युत चालन, अर्धचालकों में विद्युत चालन। अब देखो ये अर्धचालकों में विद्युत चालन वाला टॉपिक जो है ना, इसके वीडियो में डाल चुका हूँ, ठीक है ना, पढ़ चुके हैं अपने इस चीज़ को पूरा का पूरा, है ना। इसमें क्या डाला हुआ था वीडियो के अंदर, अर्धचालकों में चालकता के बारे में बताया गया है, ठीक है। दो प्रकार के अर्धचालक बताए गए हैं, कौन कौन से हैं, एक तो नेज अर्धचालक बताया गया आप लोगों को, एक डोपिंग अर्धचालक बताया था, ठीक है ना। फिर अपन ने डोपिंग वाले को भी दो भागों में बांटा है, वहाँ पर कौन कौन से हैं, एक तो है एन प्रकार का अर्धचालक, एक पी प्रकार का अर्धचालक, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे अर्धचालकों के अंदर विद्युत चालकता के अंदर सारी की सारी बातें अपन जो भी मैंने बाद वाली वीडियो डाली है ना, 23, 24, 25 वाली बाद वाली वीडियो, ठीक है ना, तो उन वीडियो के अंदर क्या बताया गया अपन को, बस यही बताया गया था, है ना। इसीलिए मैंने तुम लोगों को से नोट करने के लिए बोला था, ठीक है ना। तो अर्धचालकों में विद्युत चालकता की बात वहाँ पर पूरी हो चुकी है। उसके अलावा लास्ट वाले वीडियो में आपको क्या बताया गया है, लास्ट वाले वीडियो में आप लोगों को अर्धचालकों के अनुप्रयोग भी बता दिए गए हैं, बताया था लास्ट वाले में, अर्धचालकों के उपयोग बता दिए गए हैं, ठीक है ना। तो वो टॉपिक भी अपना कंप्लीट हो चुका है। अब इस अध्याय के अंदर लास्ट एक और टॉपिक बचता है, और वो है यहाँ पर विद्युतीय गुण तो कंप्लीट हो चुका है, चुंबकीय गुण और बचता है, जिसमें ये पूरा अध्याय अपना समाप्त हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो तो उस चुंबकीय गुण को भी थोड़ा सा अपन यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, 4-5 परिभाषाएं बस आपको याद रखनी है, जिसमें अध्याय अपना समाप्त हो गया है ना। इसीलिए मैंने आप लोगों से बोला था कि यहाँ पर क्या है, अपना अध्याय लगभग पूरा हो चुका है, बस एक आध क्लास अपनी बाकी है, ठीक है ना। चलो तो उस चीज़ को भी अपन यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है ना। चलो तो टॉपिक है अपना चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण अपना टॉपिक है। अब देखो चुंबकीय गुण के बारे में बात करें, कोई भी ठोस के अंदर चुंबकीय गुण कैसे उत्पन्न होते हैं, तो देखो किसी भी ठोस के अंदर चुंबकीय गुण जो होते हैं ना, उसमें इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण उत्पन्न होते हैं। और आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन की गति दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, दो प्रकार की। इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, एक तो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है ना, जैसे ये नाभिक है, इस नाभिक के चारों तरफ कक्षा के अंदर चक्कर लगाएगा इलेक्ट्रॉन, है ना। इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ये खुद के अक्ष पर भी चक्कर लगाता है, खुद के अक्ष पर भी चक्कर लगाता है। जैसे होता है ना, अपन ने, आपको पता हो तो अपन ने रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर 11th क्लास में पढ़ा था, उसकी तुलना की गई सौर मॉडल से, सौर मंडल से उसकी तुलना की गई थी, है ना। तो सौर मंडल में देखा है ना कि सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी दो प्रकार से चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों तरफ कक्षा में भी चक्कर लगाती है और खुद भी अपने अक्ष पर घूमती है ना, दो प्रकार की गति होती है। वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ये नाभिक के चारों ओर भी चक्कर लगाता है और ये खुद भी क्या करता है, खुद भी अपने अक्ष पर घूमता है, ठीक है ना। तो इसकी दो प्रकार की गतियाँ होती है, एक तो होती है कक्षा में जो गति होती है ना, उस गति को बोलते हैं अपन कक्षीय गति। इलेक्ट्रॉन की कक्षा में जो गति होती है उसको क्या बोलते हैं, कक्षीय गति बोलते हैं, ठीक है ना। और बात करें इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर जो घूमेगा ना, उसको बोलेंगे अपन अक्षीय गति। क्या बोलेंगे, अक्षीय गति कहेंगे, या इसको चक्रण गति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चक्रण गति भी कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गतियां करता है, एक करता है कक्षा में गति, उसको कक्षीय गति बोलेंगे, एक गति करेगा अपने अक्ष पर घूमेगा, तो उसको बोलेंगे अक्षीय गति या फिर चक्रण गति कहेंगे। और सुनो ध्यान से, इन दोनों गतियों के कारण ही जो है ना, किसी भी ठोस के अंदर चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं, चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। और इन चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों को अपन 4 या 5 भागों में बांटते हैं, तो उन्हीं के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से आप लोगों ने यहाँ पर इन गतियों के बारे में देखा, अब इस चीज़ को अपन नोट कर लेते हैं, ठीक है भाई। चलो तो लिख लेते हैं, किसी भी ठोस पदार्थ में परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गतियां प्रदर्शित करते हैं,
गतियां प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, पहली कौन सी होगी? कक्षीय गति, कक्षीय गति। और दूसरी कौन सी होगी? दूसरी होगी अक्षीय गति, या इसको अपन ने क्या बोला है? चक्रण गति। ठीक है, दो प्रकार की गतियां प्रदर्शित करते हैं। इन्हीं गतियों के परिणाम स्वरूप, इन्हीं गतियों के परिणाम स्वरूप ठोस में चुंबकीय आघूर्ण, ठोस में चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं गतियों के कारण क्या होगा? चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा या चुंबकीय गुण यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। ठीक है भाई, चलो, तो ये बात अपन को ध्यान रखना है। चुंबकीय आघूर्ण की इकाई क्या होती है वो भी मैं आपको बता दूं। चुंबकीय आघूर्ण की इकाई बोर मैग्नेटोन होती है। क्या होती है? बोर मैग्नेटोन होती है। बोर मैग्नेटोन होती है। ठीक है ना। और ध्यान रखेंगे अपन यहाँ पर कि ये जो बोर मैग्नेटोन होता है ना, इसको अपन म्यू बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका मान कितना होता है? तो 9.27 × 10 की घात 9.27 × 10 की घात -24 एम्पियर, माइनस के 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है ना। तो ये एक बोर मैग्नेटोन की वैल्यू है, इस बात को अपन ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोस पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। और इन्हीं 5 प्रकार के बारे में अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर, तो वो होता है अपना अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, बुक में इसकी जगह पर अनुचुंबकत्व लिखा होगा, तो अनुचुंबकत्व तो गुण है, अनुचुंबकत्व तो क्या है? गुण है। ठीक है, और पदार्थ का नाम क्या होगा? अनुचुंबकीय पदार्थ होगा। ठीक है, इसकी क्या विशेषता होती है? तो ध्यान रखेंगे, ये उन ठोसों में देखने को मिलता है जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। बिना जोड़े में जो इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे ना, वहाँ पर ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यह उन ठोसों में होता है या फिर ऐसे लिख देते हैं इसको, वे ठोस पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं, और ये पदार्थ है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र में रख दें इनको तो दुर्बल रूप से क्या होंगे? उसकी तरफ आकर्षित होंगे। ठीक है ना, तो लिख देते हैं ये पदार्थ
चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। अच्छा, उदाहरण कौन कौन से होंगे तो वो भी मैं आपको साथ के साथ बता दूं। यहाँ पर उदाहरण के रूप में आप लोग ध्यान रखेंगे, एक तो ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन, है ना। ये बहुत बार पूछा है अपन से कि ऑक्सीजन कौन सा पदार्थ है, चुंबकीय या अनुचुंबकीय। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको ना, अनुचुंबकीय पदार्थ है। कॉपर +2 होता है, ठीक है। आयरन Fe+3 होता है, क्रोमियम Cr+3 होता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं अपन और भी पदार्थों के बारे में। तो अगला कौन सा आएगा? प्रतिचुंबकीय पदार्थ आ जाएगा। उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है इनके बारे में अपन को, ठीक है। चलो, तो अनुचुंबकीय अपन पढ़ चुके हैं। अब बात कर लेंगे अपन प्रतिचुंबकीय के बारे में, ठीक है। दूसरा पदार्थ है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। और ध्यान रखना, वे पदार्थ जिनमें, अब सुनो, देखो अनुचुंबकीय में तो क्या बताया था कि वे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। प्रतिचुंबकीय में क्या होगा? इसमें युग्मित पाए जाएंगे। युग्मित मतलब जोड़े में, सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में हो, तो वो कौन सा पदार्थ होगा? प्रतिचुंबकीय होगा। तो ध्यान रखेंगे, वे पदार्थ जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं चुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और ये क्या होंगे? ये चुंबकीय क्षेत्र। अब सुनो, अनुचुंबकीय में अपन ने क्या लिखा था कि वो तो चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होंगे, है ना। ये चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होंगे, दूर हटेंगे उससे, ठीक है ना। तो ये चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। क्या होंगे? प्रतिकर्षित होते हैं, ठीक है ना। बस दो बातें ध्यान रखनी इनके बारे में। और तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है? तो वो ध्यान रखना है इसका उदाहरण, ठीक है ना। तो उदाहरण में कौन कौन आ जाएगा? देखो, आपका जो जल होता है ना, जल क्या है? ये प्रतिचुंबकीय है। इसके अलावा नमक NaCl, ये क्या है? प्रतिचुंबकीय है। इसके अलावा वो बात कर लेते हैं अपन। तो एक और आपने देखा है C6H6, क्या होता है ये? C6H6 होता है बेंजीन। क्या होता है? बेंजीन। तो ये किसका उदाहरण है? ये सारे के सारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं, ठीक है। चलो उसके बाद तीसरे पदार्थ की बात करते हैं, तो वो होता है लोह चुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय पदार्थ। अब लोह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं ना, इनमें क्या होता है? इनमें छोटे छोटे जो है धातु आयन के छोटे छोटे खंड होते हैं, जिन्हें डोमेन कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? इनमें डोमेन पाए जाते हैं इसमें। यानी इसमें क्या होता है? जो धातु होते हैं ना, जो धातु होती है, धातु आयनों के छोटे छोटे से टुकड़े बन जाते हैं। उन टुकड़ों को क्या बोलते हैं? डोमेन कहते हैं। और इन डोमेनों की अपन बात करते हैं, तो जब इन डोमेन को या इन लोह चुंबकीय पदार्थ को जब अपन चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं ना, तो वो जो डोमेन होते हैं, वो सारे के सारे डोमेन एक ही दिशा में क्या होते हैं? एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं। इसलिए ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर बहुत तेज़ी से आकर्षित होते हैं। जैसे होता है ना लोहा, आपने देखा होगा लोहा जो होता है ना, जैसे चुंबक के पास में आता है तुरंत उसकी तरफ क्या हो जाता है? आकर्षित हो जाता है, ठीक है ना। तो लोहा क्या है? लोह चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर लोह चुंबकीय पदार्थ के अंदर जो धातु आयन होते हैं ना, वो छोटे छोटे से खंड, धातु आयनों के छोटे छोटे से खंड मिलकर क्या बनाते हैं? डोमेन बनाते हैं। और ये डोमेन क्या होते हैं? ये डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबल रूप से क्या होंगे? आकर्षित होंगे, है ना। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है ना। क्या लिखेंगे अपन कि इन पदार्थों में
इन पदार्थों में धातु आयनों के छोटे छोटे खंड होते हैं जिन्हें डोमेन कहते हैं, डोमेन कहते हैं। इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर सभी डोमेन एक ही दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। इस कारण ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। ठीक है, उसमें उदाहरण क्या ध्यान रखेंगे? उदाहरण के रूप में देखो, एक तो है आयरन, एक है कोबाल्ट और एक है निकल। ये तीन तो आपको पक्के ध्यान रखने हैं, आयरन, कोबाल्ट और निकल। ये तीन क्या हैं? ये है लोह चुंबकीय पदार्थ। इसके अलावा और कौन है? तो इसके अलावा है गैंडोलिनियम, Gd। कौन है? गैंडोलिनियम है, Gd है। इसके अलावा बात करें तो CrO2, क्रोमियम ऑक्साइड है एक, है ना। ये भी क्या है? ये भी लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। ठीक है भाई, चलो, तो ये अपने पास लोह चुंबकीय पदार्थ हो गए। आगे बात करते हैं अपन प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, चौथे प्रकार का। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, इसमें क्या होता है? तो इसमें डोमेन जो है ना, एक दूसरे को विपरीत दिशा में विन्यासित हो जाते हैं। इसमें डोमेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में विन्यासित होने से ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण ध्यान रखना, MnO2। अच्छा, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को। ये जो लोह चुंबकीय पदार्थ होता है ना, इसमें जो डोमेन होते हैं ना, वो सारे के सारे ऐसे होते हैं, एक ही दिशा में। कहाँ होते हैं? एक ही दिशा में होते हैं, है ना। और प्रतिलोह चुंबकीय में क्या होगा? जो डोमेन होगा ना, वो ऐसे होंगे, एक इस दिशा में, एक ऊपर तो एक नीचे, फिर एक ऊपर तो एक नीचे, एक ऊपर तो एक नीचे, एक ऊपर तो एक नीचे। अब दोनों एक दूसरे के विपरीत है ना, तो एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। चुंबकीय आघूर्ण जैसे ही निरस्त हुआ तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो है आपके ये इस चुंबकीय क्षेत्र से क्या होने लग जाएंगे? प्रतिकर्षित होने लग जाएंगे। क्योंकि आप लोग एक बात देखो कि ये जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है ना, इनमें क्या थे? युग्मित इलेक्ट्रॉन। पर आपको पता है ना कि युग्मित इलेक्ट्रॉन भी तो ऐसे ही होते हैं, एक ऊपर एक नीचे होता है ना। तो बस यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हो रहा था, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र से क्या हो रहे थे? प्रतिकर्षित हो रहे थे। वैसे यहाँ पर भी क्या होगा? चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हुआ तो ये भी क्या होगा? एक दूसरे से, ये भी चुंबकीय क्षेत्र से क्या होंगे? प्रतिकर्षित होंगे, है ना। इसीलिए इनको बोलते हैं प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। और लास्ट है अपना इस अध्याय का लास्ट पॉइंट, और वो है फेरी चुंबकत्व पदार्थ। फेरी चुंबकीय पदार्थ,
तो लास्ट क्या है, फेरी चुंबकीय पदार्थ है। इसमें क्या होगा, तो इसमें डोमेन जो होते हैं वो क्या कहोगे, व्यवस्थित तो होंगे। डोमेन जो है वो व्यवस्थित तो होंगे, परंतु इस प्रकार से कि सारे के सारे एक ही दिशा में भी नहीं है, सारे के सारे विपरीत दिशा में भी नहीं है, यानी असमान रूप से होंगे। यहाँ डोमेन असमान रूप से संरेखित होते हैं, अब देखो असमान रूप से मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से। ऐसे होता है कि जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 इतने सारे डोमेन तो एक दिशा में हो गए, फिर 1 2 डोमेन 3 डोमेन एक दिशा में हो गए, फिर 1 2 3 ये उसमें हो गए। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो आप लोग कि अधिकांश तो एक ही दिशा में है ना। अब अधिकांश एक ही दिशा में है तो ये क्या होंगे, ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबल रूप से आकर्षित होंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए अपन यहाँ क्या लिखेंगे, संरेखित होते हैं, इसलिए ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, ठीक है ना। तो ये कौन से पदार्थ है, फेरी चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है ना। और इनके उदाहरण अपन लिख लेते हैं लास्ट, इसमें अपना अध्याय यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो उदाहरण क्या है इसके, एक तो है Fe3O4 मैग्नेटाइट, Fe3O4 ये भी इसका उदाहरण है, ठीक है ना। इसके अलावा बात करते हैं अपन MgFe2O4 है। इसके अलावा बात करते हैं ZnFe2O4 है, ZnFe2O4 है। ये सारे इसके उदाहरण हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है अपना अध्याय 1 यहीं पर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन ने अभी तक जितने वीडियो बनाए हैं वो सारे आप लोग कंप्लीट करेंगे, और ये वाली चीज़ भी आप लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। आने वाले जो संडे है, संडे को अपन इसका क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे, ठीक है ना। तो अध्याय 1 का टेस्ट होने वाला मैं अभी बता रहा हूँ, संडे को होगा, ठीक है ना। तो आप लोग तैयारी करके रखेंगे, उसके बाद जो भी आप लोगों को नेक्स्ट अध्याय है वो वीडियो के रूप में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।